नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट जो फेज 9 का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 14 मार्च 2022 को, आपको बता दूं फेज 9 का टोटल एग्ज़ाम ग्रेजुएट लेवल का 5 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है। अब तक 3 शिफ्ट का पेपर है, उसका वीडियो कंप्लीट हो चुका है। यदि आपने वो नहीं देखा तो ज़रूर चेकआउट करना। इस वीडियो में देखने वाले हैं जो कि चौथा पेपर है, 14 मार्च 2022 को कंडक्ट हुआ है। और इसमें जो जीके के सवाल पूछे गए इस पेपर में, जो 25 जीके के सवाल हैं, आप सभी को पता होगा आंसर के इसके आ चुके हैं, तो ये सभी ऑफिशियल क्वेश्चन हैं। तो 25 सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट से जानने वाले, जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है एसएससी फेज 9 का, इसी पैटर्न पर अभी सीजीएल हो गया। नेक्स्ट आने वाला सीएचएसएल जो 10+2 एग्जाम है वो भी होगा। टीसीएस कंपनी है तो आपकी सीबीडी 2 जो एनटीपीसी का एग्जाम है वो भी कहीं ना कहीं ये पैटर्न आपको मिलने वाला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें करंट अफेयर्स के सवाल भी रहेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, सारे सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं। बाकी इसके अलावा ग्रेजुएशन का और एक और पेपर रह जाएगा, जल्दी वो भी कवर करेंगे। और बाकी बचे हुए 12th और 10th लेवल के पेपर भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो चैनल को जो भी कैंडिडेट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके इस सीरीज से जुड़ जाइएगा। तो पहला सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले, जो भी कैंडिडेट हैं, चाहे रेलवे की तैयारी करते हो या फिर एसएससी स्पेशल एग्जाम की तैयारी करते हो, मॉक टेस्ट लगाकर अपनी तैयारी को परखना चाहिए आपको। और जो आपका टाइम मैनेजमेंट है, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, कम समय ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। टाइम मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस जरूरी है, मॉक टेस्ट लगाना इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट बुक पर यदि आप मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, जितनी भी अदर स्टेट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम है, एक ही पास में आप यहाँ पर अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो सारे एग्जाम्स के। अभी टेक्स्ट बुक पर ईयरली टेक्स्ट बुक पास यानी 1 साल की वैलिडिटी में यदि यहाँ पर ये पास लेते हो, टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हुए मैक्सिमम 39 रुपये का डिस्काउंट ले सकते हो। टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट दोनों पर अवेलेबल है। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, दे दूंगा, जहाँ से आप डायरेक्टली ये चेकआउट कर सकते हो। और टीटीजी के कूपन कोड से मैक्सिमम डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जो मॉक टेस्ट रहते हैं सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित रहते हैं। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं जो फेज 9 का एग्जाम है। तो ये जो पेपर नंबर 4 आपके सामने देखिए, पहला सवाल 2020-21 के केंद्रीय बजट में घोषित निर्विक जो योजना है, निर्यात ऋण विकास योजना, ये जो निर्यात ऋण के किस घटक से संबंधित योजना है? निर्यात ऋण विकास योजना है तो कौन सा घटक है? इंश्योरेंस वाला, बीमा वाला घटक यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इस योजना से जुड़ा हुआ है। निर्विक योजना की बात करें तो इसके तहत केंद्रीय सरकार निर्यातकों को आसान ऋण प्रदान करेगी और 90% तक यहाँ पर बीमा कवर मिल रहा है। तो 90% मूल राशि और ब्याज दरों को कवर करेगी। ये जो योजना है 1 फरवरी 2020 को केंद्रीय बजट 2020-21 के दौरान वित्त मंत्री के द्वारा घोषित है। निर्विक योजना जो भारतीय अर्थव्यवस्था के निर्यात खंड को बढ़ावा देगी। नेक्स्ट वन यहाँ पर, औरंगाबाद शहर के पास औरंगजेब की पत्नी राबिया उल दौरानी की कब्रगाह है, मकबरा है जो बीबी का मकबरा के नाम से। ये किस स्मारक की अनुकृति है? बीबी का मकबरा है, ये जो आगरा के ताजमहल है उसके अनुकृति पर बना है, यानी उसी के जैसा। बीबी का मकबरा कहाँ पर है? औरंगाबाद में। तो यहाँ पर आपको पूछा किस स्मारक की अनुकृति है बीबी का मकबरा, तो आप कहेंगे आगरा के ताजमहल की अनुकृति हो जाएगी बीबी का मकबरा। मकबरे का निर्माण है वो मुगल बादशाह औरंगजेब ने किया है। ऐसा भी कहा जाता है कि उनके पुत्र आजम शाह हैं, या फिर बोले तो औरंगजेब की पत्नी जो आजम शाह की माँ हैं दिलरस बानो बेगम की याद में ये मकबरा बनाया गया है, बीबी का मकबरा, जिसे राबिया उद दौरानी के नाम से भी जाना जाता है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, ताजमहल की अनुकृति पर। अगला सवाल यहाँ पर, एस्कारियासिस एक बीमारी है जो किसके कारण होती है और मनुष्यों के लिए रोगजनक क्या है इसका? एस्कारियासिस एक बीमारी है जो सामान्य गोलकृमि है, गोलकृमि के कारण होने वाली बीमारी है। और ये छोटी आंत का संक्रमण इसमें हो जाता है। और ये जो बीमारी है एस्काइरिस लम्ब्रिकोइड्स, इसके कारण होने वाली गोलकृमि जिसका नाम है, और राउंड वर्म की ये प्रजाति का नाम है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर, 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदी के बाद सबसे अधिक लोगों के द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? सर्वाधिक भारत में बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, उसके बाद बंगाली बोली जाती है, हिंदी के बाद बंगाली, बंगाली के बाद मराठी, मराठी के बाद तेलुगु, फिर तमिल और गुजराती। सवाल पूछा हुआ है एग्जाम में, दक्षिण भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो आप कहेंगे तेलुगु है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा तेलुगु है। ओवरऑल पूरे भारत में हिंदी है, उसके बाद बंगाली, फिर मराठी, नेक्स्ट यहाँ पर तेलुगु आती है। अफीम पोस्ता की खेती और अफीम के निर्माण को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष अफीम अधिनियम लागू हुआ था? अफीम अधिनियम की बात हो रही तो 1857 में अफीम अधिनियम, कब? अफीम एक्ट है 1897 में लागू हुआ था, 1857 में, याद रखिएगा, अफीम एक्ट 1857।
भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान कौन सा पहाड़ी इलाका जो हिल स्टेशन है वो भारतीय सेना की कमांडर इन चीफ का आधिकारिक निवास था। कौन सा हिल स्टेशन, औपनिवेशिक शासन की बात हो रही है, उस समय भारतीय सेना की कमांडर इन चीफ का आधिकारिक निवास था शिमला वाला हिल स्टेशन। आपको एग्जाम में पूछा जाए कि औपनिवेशिक शासन की स्थापना सबसे पहले कहाँ पर हुई थी, तो बंगाल पहला स्थान है जहाँ पर औपनिवेशिक शासन की स्थापना हुई थी। औपनिवेशिक शासन भारतीय उपमहाद्वीप का वह क्षेत्र जो यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों के अधिकार क्षेत्र में था, औपनिवेशिक भारत के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट सवाल, नाट्य शास्त्र एक संस्कृत हिंदू ग्रंथ है जो प्रदर्शन कलाओं से संबंधित है। ये भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की कई भाव भंगिमा को समझाता है नाट्य शास्त्र। इसके अनुसार मोहिनी अट्टम निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप है? मोहिनी अट्टम नाट्य शास्त्र के अनुसार कौन सा नृत्य रूप है? तो लास्य, मोहिनी अट्टम है वो लास्य नृत्य रूप है। नेक्स्ट वाले यहाँ पर भारत ने 5 फरवरी 2022 को एंटीगुआ के सर विलियम रिचर्ड्स स्टेडियम में आईसीसी अंडर 19 विश्व कप फाइनल में किस देश को हराया? तो भारत चैंपियन रहा है आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में, और जो एंटीगुआ के सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम आयोजित हुआ है तो भारत ने हराया है इंग्लैंड को, कह सकते हो। इंग्लैंड यहाँ पर उप विजेता और आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में विजेता रहा है इंडिया, ये हुए हैं वेस्ट इंडीज़ में। और इस पूरे वर्ल्ड कप या फिर सीरीज़ के जो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ रहे हैं उनका नाम है डेवाल्ड बेरविस है, साउथ अफ्रीका से। बात करूं अभी जो 2022 में आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप होने वाला कहां पर होगा? ऑस्ट्रेलिया में। इससे पहले 2021 में आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप हुआ है वो यूएई और ओमान में हुआ, जिसमें चैंपियन टीम रही है ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता न्यूजीलैंड रही है, जिसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे डेविड वार्नर। करंट अफेयर्स की बात करें तो आपको पता होना चाहिए 2022 का वो वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप जो अभी लेटेस्ट में 3 अप्रैल 2022 को खत्म हुआ है, 2022 वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्ट हुआ है न्यूजीलैंड में। कहाँ पर? न्यूजीलैंड में। चैंपियन टीम ऑस्ट्रेलिया, कौन? ऑस्ट्रेलिया है। 2022 वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप की चैंपियन उप विजेता इंग्लैंड रही है। एलिसा हेली ऑस्ट्रेलिया की जो खिलाड़ी है प्लेयर ऑफ द सीरीज जिसके सर्वाधिक रन थे। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चौथी जो शेड्यूल आपको पूछा है वो राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित अनुसूची हो जाएगी। जितनी टोटल भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, मूल संविधान में 8 थी, फिर 9, 10, 11, 12 है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए ऐड की गई है। तो इन सभी 12 शेड्यूल के बारे में आपको पता होना चाहिए किसके संबंधित है। जैसे अनुसूची फर्स्ट है राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की सूची है, राज्य और संघ शासित यूटी है, इनकी जो सूची है अनुसूची 1। अनुसूची 2 है विशेष शक्तियां राष्ट्रपति, राज्य के गवर्नर, राज्यसभा, लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उनके उपवक्ताओं की वेतन का विवरण अनुसूची 2 में। अनुसूची 3 में क्या है? शपथ का उल्लेख जो विभिन्न पदाधिकारियों को दी जाती है। अनुसूची 4 जो आपको सवाल में पूछा है राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। और शेड्यूल 5 में है अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों की प्रशासन और नियंत्रण, जो भी अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति हैं उनका नियंत्रण प्रशासन वगैरह अनुसूची 5 में। अनुसूची 6 में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातीय क्षेत्र की प्रशासन का प्रावधान है। ये 4 राज्य जरूर याद रखना। अनुसूची 6 में राज्य कौन से एग्जाम में आता है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। जो एटीएम है, ATMM, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। अनुसूची 7 में केंद्र सरकार, राज्य और जिम्मेदारियों की समवर्ती सूची है वो अनुसूची 7 में। टोटल 3 जो सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये अनुसूची 7 में है तीनों ही। अनुसूची 8 में है भारत की आधिकारिक भाषाएं, जो आधिकारिक भाषाएं हैं 22 वो अनुसूची 8 में है। अनुसूची 9 की बात करें, अनुसूची 9 जो कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए ऐड की गई है, जो 1951 में हुई थी प्रथम संविधान संशोधन के तहत। इसमें भूमि कार्यकाल, भूमि कर, रेलवे उद्योग से संबंधित कार्य हैं, तो ये भूमि कर से संबंधित अनुसूची 9 है। अनुसूची 10 फिर यहाँ पर टोटल 10, 11, 12 ये मैं बता दूं डिटेल में। अनुसूची 10 की बात करें, ये दल बदल विरोधी कानून इसमें है, जो कि 52वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 में हुआ है, इसके तहत ऐड की गई है अनुसूची 10। तो ये कौन से संविधान संशोधन के तहत चारों ही अनुसूचियाँ लास्ट वाली ऐड हुई है वो जरूर याद रखना। और कब हुई? 52वें में हुई है अनुसूची 10, 73 में हुई है अनुसूची 11 और 74 में हुई है अनुसूची 12। अनुसूची जो 11 है उसमें क्या है? तो पंचायतें हैं। अनुसूची 12 में है नगरीय जो नगर निगम के प्रावधान, अनुसूची 12 में है। 11 में पंचायती राज के प्रावधान है। और दल बदल वाले अनुसूची 10 में है। भूमि कर वाले, भूमि कार्यकाल वाले अनुसूची 9 में है।
नेक्स्ट सवाल, जनवरी 2022 में होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? होंडुरास है, ये सेंट्रल अमेरिका का देश है जिसकी राजधानी है तेगुसिगाल्पा, और इसकी प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है जो जनवरी 2022 में, उनका नाम है शियोमारा कास्त्रो। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से किसे सार्वजनिक मामलों की श्रेणी के अंतर्गत वर्ष 2022 के पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? याद रखना आपको 2022 में पद्म विभूषण, भूषण और पद्मश्री अवार्ड कितनों को मिला? सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, 4 जनों को मिला है पद्म विभूषण, जो कि सेकेंड आता है भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण, थर्ड पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। तो पद्म विभूषण है वो 4 जनों को, और 17 व्यक्तियों को मिला है पद्म भूषण। याद रखिएगा 4 + 17 + 107 को मिला है पद्मश्री अवार्ड। तो इनमें से आपको जो पद्म विभूषण का पूछा है, 2022 में पद्म विभूषण 4 जनों को किस क्षेत्र में मिला है, कहाँ के हैं, वो जरूर याद रखिएगा। बात करूँ सुश्री प्रभा अत्रे की, ये कला के क्षेत्र में मिला है, इन्हें महाराष्ट्र से हैं। प्रभा अत्रे को पद्म विभूषण। श्री राधेश्याम खेमका, मरणोपरांत मिला है इन तीनों को ही, जनरल बिपिन रावत और श्री कल्याण सिंह। राधेश्याम खेमका पब्लिक अफेयर्स में उत्तर प्रदेश से हैं कल्याण सिंह। जनरल बिपिन रावत मरणोपरांत सिविल सेवा से उत्तराखंड से हैं ये। राधेश्याम खेमका साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, याद रखिएगा राधेश्याम खेमका उत्तर प्रदेश से हैं। ये 4 नाम प्रभा अत्रे, राधेश्याम खेमका, बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत और श्री कल्याण सिंह, इनको मिला है पद्म विभूषण 2022। इसी प्रकार पद्म भूषण 17 व्यक्तियों को मिला है। गुलाब नबी आज़ाद हैं, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किसको मिला है पद्म भूषण, किसको नहीं है, तो एक बार आप ब्रीफली देख लीजिएगा। श्री विक्टर बनर्जी, गुरमीत बावा, बुद्धदेव भट्टाचार्य, नटराजन चंद्रशेखरन, श्री कृष्ण एला और श्रीमती सुचित्रा एला, इनको दिया गया है पद्म भूषण। मधुर जाफरी हो गए, देवेंद्र झाझरिया, राशिद खान, राजीव महर्षि, सत्यनारायण नडेला। नेक्स्ट बात करूँ सुंदर राजन पिच्चई, साइरस पूनावाला, संजय राजाराम, प्रतिभा राय, सच्चिदानंद वशिष्ठ त्रिपाठी को, इन 17 व्यक्तियों को दिया गया है पद्म भूषण। नेक्स्ट वाले यहाँ पर जो MKS सिस्टम है, मीटर किलोग्राम सेकेंड, एक होता है CGS, MKS। तो MKS में आपको पूछा है प्रतिरोध की यूनिट क्या है, MKS में ओम हो जाएगी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब भारत के लिए अलग संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा की मांग की थी? तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सबसे पहले जो संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग हुई थी 1934 में की थी MN रॉय के द्वारा 1934 में। वैसे ओफिशियली कांग्रेस के द्वारा 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा की आधिकारिक मांग की थी। बाद में अगस्त प्रस्ताव में इस मांग को स्वीकार किया गया 1940 में। नेक्स्ट वाला, भारत में महात्मा गांधी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति किस वर्ष हुई थी? महात्मा गांधी जी की प्रथम महत्वपूर्ण जो सार्वजनिक उपस्थिति है वो 1916 में हुई थी। कब? एग्जाम में सवाल भी पूछा जाता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन कब हुआ है, महात्मा गांधी जी वहाँ पर कब गए थे? तो ये फरवरी 1916 में पहली बार जो महात्मा गांधी जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन अवसर पर गए हैं, तो वही उनकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति थी। और बात करें जो BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, ये मदन मोहन मालवीय है, साथ ही साथ एनी बेसेंट जैसी महान हस्तियों के सहयोग से इसका स्थापना हुई है 1916 में। महात्मा गांधी जी एग्जाम आता है, दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट वाले यहाँ पर, गंगा का निर्माण करने के लिए 2 पवित्र नदियाँ अलकनंदा और भागीरथी के संगम को किसके नाम से जाना जाता है? जो आपको पता होगा पंचप्रयाग है, उत्तराखंड में पंचप्रयाग, जहाँ पर नदियों का संगम होता है। वहाँ माना जाता है कि आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है और बहुत बड़े बड़े साधु संत जो मुनि वगैरह हैं वहाँ पर क्या करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक ऊर्जा ज़्यादा है। तो इस प्रकार पंचप्रयाग जो उत्तराखंड में है, ये कौन सी नदियों के संगम से बने हैं, ज़रूर याद रखिएगा। जैसे कि पंचप्रयाग में एक देवप्रयाग भी है, जो आपके सवाल का आंसर होगा। अलकनंदा और भागीरथी नदी जहाँ मिलती है वो देवप्रयाग कहलाता है, और इससे गंगा के बाद में जो मिल जाती है संगम स्थल, इसके बाद इस नदी को गंगा के नाम से जानेंगे आप। अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती है बाद में ये गंगा बनती है, तो काफ़ी पवित्र है ये देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी का संगम। नेक्स्ट बात करूं, बाकी जो ये देवप्रयाग हैं, गढ़वाल क्षेत्र में भागीरथी नदी को सास और अलकनंदा नदी को बहू कहा जाता है, तो साहस बहू का संगम। मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों का संगम को रुद्रप्रयाग है, मंदाकिनी और अलकनंदा नदी। बात करूं यहाँ पर नंद प्रयाग में क्या है, देखिए रुद्रप्रयाग में है मंदाकिनी अलकनंदा, नंद प्रयाग में है नंदाकिनी, न कि मंदाकिनी, अलकनंदा और नंदाकिनी। कर्णप्रयाग में है
अलकनंदा और पिंडर नदी, ठीक है, अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम है, कर्ण गंगा भी कहते हैं पिंडर को, तो ये कर्ण प्रयाग है। और फिर यहाँ पर एक और प्रयाग है जो कि हो जाएगा विष्णु प्रयाग। अलकनंदा नदी और धौली गंगा नदी का जो संगम है जिसे विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जीव जंतुओं के उभयचर वर्ग की विशेषता नहीं है? उभयचर वर्ग की जो प्रमुख लक्षण विशेषता है वो आपको पता होना चाहिए, तो इनमें से कौन सी नहीं है उभयचर की? तो उभयचर की आंखें बिना पलके वाली होती, जो गलत स्टेटमेंट है। उभयचर की आंखें पलके वाली होती हैं। उभयचर के सामान्य लक्षण में जल और थल दोनों में रह सकते हैं, बिल्कुल। इसका शरीर सिर, धड़ और पूंछ में क्या होता है? विभक्त होता है। गमन हेतु 2 जोड़ी यहाँ पर पैर होते हैं। त्वचा नम और लसीली, एक तरीके से लसलसी होती है। आहार नाल, मूत्राशय और जनन मार्ग एक ही कोष्ठ में खुलते हैं। और जो उभयचर है उनका हृदय कितने चैम्बर का होता है? 3 चैम्बर का, याद रखिएगा। 2 आलिंद 1 निले हैं। श्वसन त्वचा, कलम और फेफड़ों के द्वारा लेते हैं। इनके लार्वा को, उभयचर के लार्वा को रेडपोल कहते हैं। अब उभयचर के कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण आपको पता होना चाहिए, जैसे टॉड है, ठीक है, मेढक। राना ट्रिगिना भारतीय मेढक है। हाइला जो वृक्ष मेंढक है। सेलामेंडर एग्जाम में पूछा हुआ सवाल एनटीपीसी में। और इक्थियोफिस, ये सभी उदाहरण है किसके? उभयचर के हैं। पाद रहित उभयचर है इक्थियोफिस। नेक्स्ट सवाल, जमीन से वायुमंडल के शीर्ष तक वायु स्तंभ में ओजोन की मोटाई को किस में मापा जाता है? ओजोन की मोटाई को मेजरमेंट किया जाता है डॉप्सन यूनिट में, डीयू, डॉप्सन यूनिट में किया जाता है। ओजोन परत है कौन से मंडल में? समताप मंडल में स्थित है। और अन्य जो प्रमुख मंडल हैं जैसे कि मौसम की घटनाएं, कोहरा हो गया, बादल है, ठंड, बारिश, तूफान, ये सभी क्षोभ मंडल तक की सीमित है, जो निचली परत है। जेट विमान उड़ते हैं निचले समताप मंडल के माध्यम से उड़ान भरते हैं, क्योंकि ये उड़ान की अनुकूल स्थिति प्रदान करता है जेट विमान को। और जो पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे हैं आयन मंडल के द्वारा पृथ्वी से वापस परावर्तित हो जाती हैं। नेक्स्ट सवाल, एम्स में एक जंग लड़ते हुए, एम्स में एक जंग लड़ते हुए पुस्तक के ऑथर कौन है? ऑथर है रमेश पोखरियाल। लेटेस्ट बुक है, अक्टूबर 2021 में प्रकाशित एक तरीके से बुक रमेश पोखरियाल है, जो पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रहे हैं। इन्होंने इस बुक्स को दिल्ली में प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं इनको एक प्रति भेंट भी की थी। और पुस्तक जब रमेश पोखरियाल के द्वारा दिल्ली एम्स में कोविड-19 का वो भर्ती हुए थे, वो जूझ रहे थे एम्स में, तो उस दौरान इस टाइटल से एम्स में एक जंग लड़ते हुए रमेश पोखरियाल की पुस्तक है। किस योजना का शुभारंभ बालिकाओं की समग्र स्थिति के उत्थान और परिवार और जो सामुदायिक दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए किया गया है? तो योजना है बालिका समृद्धि योजना है। 1997 में ये योजना की लॉन्च हुई है। बालिका समृद्धि योजना 15 अगस्त 1997 को या उसके बाद जो पैदा हुई बालिका है उनको लाभान्वित करती ये योजना, जो स्पेशल गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। और इस योजना में 500 रुपये जन्म के बाद की एक उपहार राशि मिलती है और स्कॉलरशिप भी यहाँ पर दी जाती है अलग अलग क्लास लेवल पर। नेक्स्ट बात, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा जो साइट है जिसके बारे में शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित है? मन के बनाना, ठीक है, खोल, कर्तन, धातु कार्य, मुहर निर्माण, ये सभी कार्य हुआ करते थे। चन्हुदड़ो जो कि पुरातात्विक स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, अभी ये मुलान सिंध पाकिस्तान में स्थल चन्हुदड़ो स्थल है। यहाँ पर एनटीपीसी में एक सवाल आया था, सिंधु घाटी सभ्यता में मन के बनाने का कारखाना कौन सा स्थल था? तो वो चन्हुदड़ो ही है मन के बनाने वाला, यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो सिंध पाकिस्तान में है। बाकी मन के लोथल गुजरात में भी लोथल साइट है जो पुरातात्विक स्थल, वहाँ पर भी बनाए जाते हैं, ऐसे साक्ष्य मिले हैं। अन्य जो प्रमुख मैं बात करूं साक्ष्य की, जैसे कि पुरातात्विक स्थल में हड़प्पा में कब्रिस्तान की जो R37 और H के चिन्ह भी मिले थे। नर्तकी एग्जाम आता है, कांस्य मूर्ति है, नर्तकी मोहनजोदड़ो से मिली है। स्नानगार, बुना कपास के टुकड़े, घोड़े के दांत, ये सभी मोहनजोदड़ो में मिले हैं। जोते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से, कालीबंगा राजस्थान में। लकड़ी की कुंड के साक्ष्य 7 आग वेदी, ऊंट के हड्डे और अंत्येष्टि कालीबंगा से। अद्वितीय जल प्रबंधन प्रणाली की साक्ष्य हरपन शिलालेख, प्राचीनतम स्टेडियम धौलावीरा गुजरात से मिले हैं। धौलावीरा से विश्व के प्राचीनतम स्टेडियम की साक्ष्य मिले, जरूर याद रखिएगा। जो तेल, सरसों, चावल की खेती की साक्ष्य बनावली हरियाणा में। बाट माप, तोल पैमाना, हाथी दांत पैमाना, हवन कुंड लोथल गुजरात में इसके साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से प्रथम भूकंप के साक्ष्य मिलते, याद रखिएगा, कालीबंगा से प्रथम भूकंप की साक्ष्य मिलता है। तराजू के 2 पलड़े की साक्ष्य सुरकोटड़ा से, सुरकोटड़ा जो कच्छ गुजरात में एक स्थल है, जो सिंधु सभ्यता के पतन के साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। रोपड़ जो पंजाब की सतलज नदी के किनारे हैं। मानव के साथ कुत्ते के शवदान की साक्ष्य रोपड़ पंजाब जो स्थल है वहाँ से मिलते हैं। भारतीय नागरिकों की वयस्कता की आयु को परिभाषित करने वाला वयस्कता अधिनियम कब पारित हुआ है? 1875 में भारतीय वयस्कता एक्ट 1875 में पारित किया गया है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स नामक एक गैर लाभकारी संस्था है जो कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है, याद रखिएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक ये कौन जारी करता है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, जो एक गैर लाभकारी संस्था है।
और ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट में आपको बता रहा है भारत की रैंक क्या रही है आउट ऑफ 180 में से। 180 में से 2020 में भी 142वीं थी और 2021 में भी भारत की रैंक 142वीं रही है। देख सकते हो भारत का जो प्रेस मीडिया है वो किस स्तर पर है, कितना गिर गया है। 180 में से 142वें स्तर पर है। ठीक है, भारत 2022 में भी इसी रैंक पर था। आप देखेंगे सबसे टॉप पर जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में आता है वो नॉर्वे का है, लगातार 5वीं बार ये बरकरार है। सेकेंड फिनलैंड, फिर डेनमार्क जैसे देश हैं। सबसे निचले पायदान पर एक तरीके से रोस्ट आप कह सकते हो, प्रेस स्वतंत्रता है वहाँ पर इरिट्रिया देश है, सूचकांक के सबसे निचले स्थान पर है। 23 दिसंबर 2021 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार कौन सा देश बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है? तो सेकेंड सबसे बड़ा जो ट्रेड बांग्लादेश का भागीदार भारत है, फर्स्ट चाइना। किस राजवंश ने थानेश्वर से शासन किया है? तो वर्धन वंश, जैसे पुष्यभूति वंश आप कहेंगे, थानेश्वर में शासन किया है। वर्धन वंश की दो प्रमुख राजधानी रही है, थानेश्वर में भी रही है और कन्नौज में भी रही है। और वैसे जो ये वर्धन या फिर पुष्यभूति वंश है अपने चरम पर कब पहुंचा था, उत्कर्ष पर? तो राजवंश अपने अंतिम शासक हर्षवर्धन के काल में पहुंचा था और फर्स्ट शासक था नरवर्धन। ठीक है, और जो ये राजवंश पुष्यभूति है शासनकाल 500 से 647 सी तक रहा है। कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस है 26 जुलाई को मनाया जाता है। याद रखिएगा, कारगिल विजय 26 जुलाई आप कहेंगे। 26 जुलाई 1999 को ये युद्ध खत्म हुआ, भारत ने विजय हासिल की, कारगिल विजय जो भारत पाकिस्तान। देखिए ये जो कारगिल युद्ध है 3 मई से 26 जुलाई लगभग 60 दिन चला था और ऑपरेशन विजय के नाम से इस युद्ध को जाना जाता है। तो 26 जुलाई को फाइनली यहाँ पर युद्ध खत्म और कारगिल विजय दिवस के रूप में प्रतिवर्ष इसे मनाते हैं। तो इस प्रकार आपने देखे जो 25 जीके के सवाल हैं एसएससी फेज 9 एग्जाम 14 मार्च 2022 को पूछे गए हैं। नेक्स्ट आपके जल्द ही अगला जो 15 मार्च वाला पेपर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना और जो मॉक टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक पर टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो। धन्यवाद।